हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सीए याचना मुथा बुरट। हम यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं बेटा अमेंडमेंट का वीडियोस फॉर द स्टूडेंट्स अपेयरिंग इन दिस नवंबर दिसंबर अटेम्प्ट। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं जो भी एप्लीकेबल अमेंडमेंट्स हैं आपके लिए जीएसटी के, कस्टम्स के, एफटीपी के, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सीए फाइनल स्टूडेंट्स के। ठीक है, अब यहाँ पे जो अपडेटेड कोर्स है बेटा, जो भी यहाँ पे अपीयर कर रहे हो आप दिसंबर 21 में, यहाँ पे उनके लिए जो अपडेटेड कोर्स है वो वेबसाइट पे अवेलेबल है icaleague.com में। वहां से आप परचेज कर सकते हो। गूगल ड्राइव क्लासेस, पेन ड्राइव क्लासेस आप वहां से परचेज कर सकते हो। मैं जस्ट 2 मिनट्स उसके बारे में ब्रीफ बता दूंगी, उसके बाद हम अमेंडमेंट्स के डिस्कशन में जाएंगे। ठीक है, तो ये जो हमारी गूगल ड्राइव क्लासेस है, पेन ड्राइव क्लासेस है बेटा, 90 आवर्स की क्लास है जिसमें हम कवर करेंगे जीएसटी, कस्टम्स एंड एफटीपी। तो जीएसटी की ये 2 बुक्स आएंगी आपको, कस्टम्स एंड एफटीपी के लिए ये एक बुक आएगी। ये तीनों बुक्स आपको हार्ड कॉपी में आएगी एंड क्वेश्चन बैंक आपका जो है वो सॉफ्ट कॉपी में आपको मिलेगा। आपको यहाँ पे अगर हार्ड कॉपी चाहिए तो आप वो भी ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हो। ये क्लासेस आपको कहाँ मिलेगी? तो बेटा वेबसाइट है यहाँ पे icaleague.com, icaleague.com से आप इस क्लासेस को परचेज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में परचेज लिंक दिया हुआ है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं वो क्लासेस। अब इस क्लास में हम मैम क्या डिस्कशन करने वाले, क्या अप्रोच रखने वाले हैं, वो मैं 1 मिनट आपको बता दूं। बेटा 90 आवर्स का क्लास है, ठीक है। इसमें हमारा जो डिस्कशन रहेगा, इसमें जीएसटी हम पहले करेंगे, जीएसटी अलोंग विद क्वेश्चन बैंक। जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा, उसके बाद उसका क्वेश्चन बैंक, देन चैप्टर नंबर 2 उसका क्वेश्चन बैंक, चैप्टर नंबर 3 उसका क्वेश्चन बैंक एंड सो ऑन। ऐसे हम जीएसटी कंप्लीट करेंगे। देन हम करेंगे कस्टम्स एंड एफटीपी। इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, चैप्टर नंबर 1 कस्टम्स का उसका क्वेश्चन बैंक, चैप्टर नंबर 2 कस्टम्स का उसका क्वेश्चन बैंक एंड सो ऑन। ऐसे 90 आवर्स में अलोंग विद क्वेश्चन बैंक डिस्कशन हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट होगा। प्रोविजंस पढ़ेंगे और उसमें एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो क्लास में हम पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन बैंक में किस टाइप के क्वेश्चंस है बेटा? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, एमसीक्यू है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, केस स्टडी टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस है, जिस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो सारे क्वेश्चन। डेटा क्वेश्चन बैंक का मैम कहां से? आरटीपी बेटा, एमटीपी, आईसीआई के मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं। देन हमारे यहाँ पे जो पास्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होती है कि प्रोविजंस तो पढ़ लिए, बट एग्जाम में जब बहुत सारे प्रोविजंस को लिंक करके क्वेश्चन आता है, हमें सॉल्व करने में दिक्कत आती है। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम क्वेश्चन बैंक यहाँ पे क्लास में करें। हमें क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस पहले करना है, डायरेक्टली जाके एग्जाम में नहीं करना है। सिर्फ प्रोविजंस पढ़ के बच्चे जाते हैं, बिल्कुल गलत अप्रोच है बेटा। चैप्टर पढ़ो, साथ में उसका क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो, वो अप्रोच हमारा रहेगा यहाँ 90 आवर्स का। एंड देन उसके बाद रहेगा 15 आवर्स में हमारा रिविजन, जिसमें हम सारे चैप्टर्स हैं उनका क्या करेंगे? रिविजन करेंगे। सो इन ऑल 105 आवर्स में हमारा पूरा कोर्स होगा अलोंग विद क्वेश्चन बैंक, अलोंग विद रिविजन। एंड आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज आएगी, वो टेस्ट सीरीज आपको लिखनी है, आपको भेजनी है, आपको पेपर चेक होके वापस से मिलेगा, सो दैट आपको समझ में आए कि भाई आप यहाँ पे कहाँ गलती कर रहे हो। टेस्ट सीरीज लिखना बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली जाके एग्जाम में पेपर नहीं लिखना है। हमें टाइम मैनेजमेंट आता है, हमारी प्रेजेंटेशन टेक्निक इंप्रूव होती है, हमारा रिविजन होता है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप टेस्ट सीरीज लिखोगे तो आपको बहुत हेल्प होगी। और ये अप्रोच बेटा फॉलो करोगे, बहुत बढ़िया मार्क्स से, सिर्फ पास नहीं होगे, बहुत बढ़िया मार्क्स से पास होगे। ठीक है, तो ये मैंने कोर्स के बारे में जरा सा ब्रीफ बताया। इसके अलावा बेटा कोर्स के लिए अगर कुछ क्वेरी बचती है, ऑफिस का नंबर है, उन्हें कांटेक्ट कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट्सएप पे कर लो मैसेज या कॉल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करेंगे अमेंडमेंट का डिस्कशन। जो भी अमेंडमेंट्स इंस्टीट्यूट ने स्टैच्यूटरी अपडेट में यहाँ पे रिलीज जो की है, जो अमेंडमेंट्स, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा यहाँ पे आपका अटेम्प्ट है, तो 30 अप्रैल 2021 तक के जो भी अमेंडमेंट्स आते हैं वो आपके अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल होते हैं। और जो इंस्टीट्यूट ने स्टैच्यूटरी अपडेट में बताया है कि भाई ये आपके लिए एप्लीकेबल है, तो वो ही आपको एप्लीकेबल होते हैं। तो वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो जो अमेंडमेंट्स, एप्लीकेबल अमेंडमेंट्स है वो। ठीक है, चैप्टर वाइज हमने यहाँ पे इसे सेग्रीगेट कर लिया है। बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स है नहीं, बहुत ही कम अमेंडमेंट्स है। जीएसटी में कुछ 6 चैप्टर्स में अमेंडमेंट्स है, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर एक कस्टम के चैप्टर में अमेंडमेंट है और एक एफटीपी के चैप्टर में अमेंडमेंट है। तो यहाँ पे जो 1-2 अमेंडमेंट्स है वो सारे, जो कस्टम एफटीपी में ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है, जीएसटी में भी वेरी वेरी फ्यू अमेंडमेंट्स, तो वो हम डिस्कस करेंगे। फटाफट अभी हमारे अमेंडमेंट्स हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है।
सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट यहाँ अमेंडमेंट में जो चैप्टर है इनपुट टैक्स क्रेडिट के अमेंडमेंट्स हम डिस्कस करेंगे. सो द फर्स्ट अमेंडमेंट इज रिगार्डिंग ITC to be availed in respect of invoice debit note not uploaded by the supplier in their GSTR1 reduced from 10% to 5% of eligible ITC. रूल 36(4) था बेटा, पढ़ा था हमने क्लास में, उसमें अमेंडमेंट है. ठीक है, पढ़ेंगे. सेक्शन 16(2) हमने पढ़ा था ऑफ द CGST एक्ट प्रोवाइड सर्टेन कंडीशन फॉर अवेलिंग ITC. वहां कंडीशंस दी थी कि भाई आप कब ITC अवेल कर सकते हो, एक रजिस्टर्ड पर्सन कब ITC अवेल कर सकता है. 4 कंडीशंस हमने पढ़ी थी, उसमें से एक क्या थी, wherein one of the condition is that taxpayer must be in possession of tax invoice or other tax paying document in respect of which he is claiming ITC. आपके पास अगर आपको ITC लेना है तो आपके पास या तो टैक्स इनवॉइस होनी चाहिए या कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिस्क्राइब जो भी है वहां पे, डेबिट नोट एंड ऑल दैट हमने देखा था, वो आपके पास में होना चाहिए. अब Rule 36 of CGST rules lays down the document and other conditions on the basis of which registered person can claim ITC. 36 हमने रूल पढ़ा था, उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे दिए हुए थे और कुछ कंडीशंस दी हुई थी किसके बेसिस पे रजिस्टर्ड पर्सन ITC क्लेम कर सकता है. उसमें जो सब रूल 4 था उसमें अमेंडमेंट है, बाकी का रूल सेम है. सब रूल 4 स्पेसिफाइज द क्वांटम ऑफ ITC दैट कैन बी क्लेम्ड अगेंस्ट द इनवॉइस डेबिट नोट अपलोडेड and the invoice debit note not uploaded by the supplier. ठीक है, तो इसमें चेंज है, आपको ध्यान हो तो जो इनवॉइस डेबिट नोट नहीं अपलोड करते थे उसके लिए 10% की लिमिट थी, अभी उसको रिड्यूस करके क्या कर दिया इन्होंने 5% कर दिया. देखते हैं. सो एज पर एग्जिस्टिंग, मतलब जो पुराना रूल था, ITC टू बी अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस डेबिट नोट द डिटेल्स ऑफ विच हैव नॉट बीन अपलोडेड कैन नॉट एक्सीड 10% ऑफ एलिजिबल क्रेडिट. ये पहले था. With effect from 1/1/21, a notification has amended the said sub rule to reduce the said percentage from 10% से 5% हो गया. Implication समझेंगे, अभी एग्जांपल्स देखेंगे, क्लियर हो जाएगा. आपको याद होगा हमने ये रूल पढ़ा था क्लास में. सो ये 10% था, ये 10% की जगह क्या हो गया 5% हो गया. तो अभी नया जो रूल है वो पढ़ेंगे हम. अमेंडेड रूल 36(4) stipulates as follows. ITC to be availed by a registered person in respect of invoice debit note, the details which have not been furnished by the supplier under section 37(1) in form GSTR1 or using invoice furnishing facility IFF, पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद डिटेल में IFF भी क्या है, cannot exceed 5% of eligible credit available in respect of invoice debit note, the details of which have been furnished by the supplier under section 37(1) in form GSTR1 or using IFF. सिंपल वर्ड्स में बात यह है कि भाई जो इनवॉइस डेबिट नोट फर्निश कर दिया है सप्लायर ने GSTR1 में, जो इनवॉइस डेबिट नोट फर्निश कर दिया है सप्लायर ने GSTR1 में, उसका तो आप फुल ITC ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. अगर बाकी सारी कंडीशंस फुलफिल होती है तो उसका तो आप फुल ITC ले सकते हो, अगर बाकी सारी कंडीशन फुलफिल हो सकती. मतलब मैंने किसी से परचेज किया, ठीक है, मैंने ये मोबाइल परचेज किया, आईपैड परचेज किया, मेरे सारे बिजनेस के लिए परचेज किया, जो भी गुड्स परचेज करे, मेरे सप्लायर ने उनके GSTR1 में क्या किया, यहाँ पे वो फर्निश कर दिया उन्होंने इनवॉइसेस डेबिट नोट एज द केस में भी. तो उस केस में मैं एज अ परचेजर पूरा ITC ले सकती हूँ, उसमें गवर्नमेंट को कोई दिक्कत ही नहीं है, उसका तो आप फुल ITC ले सकते हो. अब किसकी बात हुई, जहां पे आपके सप्लायर ने इनवॉइस या डेबिट नोट फर्निश नहीं किया है. GSTR1 में आपके यहां पे क्या नहीं किया है, GSTR1 में या IFF यूज करके उन्होंने क्या फर्निश नहीं किया है, क्या यहाँ पे इनवॉइस या डेबिट नोट हैज नॉट बीन फर्निश्ड बाय द सप्लायर इन GSTR1 और यूजिंग IFF. तो उस केस में क्या होगा, 5% ऑफ एलिजिबल ITC अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस डेबिट नोट फर्निश्ड. तो फिर आपको लिमिट दी कि भाई आप ITC कितना ले सकते हो, 5% ऑफ व्हाट एलिजिबल ITC, जो कि इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस डेबिट नोट फर्निश्ड. मतलब कि जो ऊपर वाले पॉइंट में यहां पे आप जितना ITC ले रहे हो, जो इनवॉइस डेबिट नोट फर्निश हुई है, यहां आप जितना ITC ले रहे हो इसका 5%, इस ITC का 5% लिमिट रहेगी आपकी, ठीक है. इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस डेबिट नोट फर्निश्ड, हाउएवर द ITC सो क्लेम शुड नॉट एक्सीड द एक्चुअल ITC अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस नॉट अपलोडेड. बट ऑब्वियसली उसका अपर लिमिट क्या रहेगा, ठीक है, जो इट शुड नॉट एक्सीड द एक्चुअल एलिजिबल ITC. एक्चुअल एलिजिबल ITC से ज्यादा नहीं होना चाहिए.
एक्चुअल जितना आप एलिजिबल हो आईटीसी उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, बट मैक्सिमम अपर लिमिट क्या दे दी 5%। ठीक है, यहाँ पे अगर आपका 10,000 का आईटीसी आता है, मतलब आपके जो सप्लायर है उन्होंने इनवॉइस डेबिट नोट जो यहाँ पे अपलोड किए उसके अगेंस्ट आईटीसी 10,000 रुपए का है, आपने उसका फुल क्रेडिट ले लिया, कोई दिक्कत ही नहीं, उन्होंने अपलोड कर दिया, गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं। अब जो सप्लायर ने अपलोड नहीं किया उसके लिए आपकी लिमिट क्या रहेगी, मैक्सिमम लिमिट रहेगी 10,000 इंटू 5%, मतलब 500 मैक्सिमम लिमिट रहेगी किसकी, जो अपलोड नहीं हुई है उसकी। तो ये पहले 10% हुआ करती थी, अभी इसको 5% कर दिया गया रिड्यूस करके। बाकी सारी चीजें जो हमने इससे रिलेटेड पढ़ी थी, एक सर्कुलर एंड ऑल, सारा कुछ सेम है, खाली जो 10% था उसको 5% कर दिया। तो अगर जो अपलोड नहीं किए उसके अगेंस्ट का आईटीसी एक्चुअली 2,000 रुपीज होता था, बट आपको कितना मिलेगा, मैक्सिमम 500 होता, मैक्सिमम 500 मिलेगा। अगर इसके अगेंस्ट का आईटीसी 200 ही है तो 500 तो अपर लिमिट है, बट इट शुड नॉट एक्सीड व्हाट एक्चुअल आईटीसी, तो फिर 200 का आईटीसी मिलेगा। ठीक है, सो इन शॉर्ट इनवॉइस डेबिट नोट आपके सप्लायर ने फर्निश कर दिया है तो आपको मिलेगा फुल आईटीसी। इनवॉइस डेबिट नोट सप्लायर ने फर्निश नहीं किया है जीएसटीआर1 में या यूजिंग आईएफएफ में, तो आपको उसको कितना क्रेडिट मिलेगा, आपको मिलेगा भाई 5% ऑफ एलिजिबल आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ जो इनवॉइस डेबिट नोट फर्निश हो गया उसका 5%। बट मैक्सिमम आईटीसी कितना, एक्चुअल आईटीसी जो आपका है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए क्लेम, उससे ज्यादा क्लेम नहीं होना चाहिए। सो अमेंडमेंट क्या है, 10% था उसकी जगह क्या हो गया बेटा, 5% हो गया है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, एक दो देखेंगे, ज्यादा क्लैरिटी आएगी। मिस्टर विजय अ रजिस्टर्ड सप्लायर रिसीव्स 100 इनवॉइसेस फॉर इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। मिस्टर विजय ने कुछ परचेज किया, 100 इनवॉइसेस आई उसके पास में, इन्वॉल्विंग जीएसटी ऑफ 10 लाख, उस पर जीएसटी कितना लग के आया, 10 लाख रुपए का, फ्रॉम वेरियस सप्लायर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर। आउट ऑफ 100 इनवॉइसेस 80 इनवॉइसेस इन्वॉल्विंग जीएसटी ऑफ 6 lakh have been furnished by supplier in their respective GSTR1 filed on prescribed due date। तो यहाँ पे 100 में से जो 80 इनवॉइसेस हैं वो क्या किया है, यहाँ पे सप्लायर ने फर्निश किया है, कहाँ पे भाई, सप्लायर ने फर्निश किया है जीएसटीआर1 में। ठीक है, अभी अपलोडेड वर्ड नहीं, फर्निश्ड ले रहे हैं हम। ठीक है, 80 इनवॉइसेस फर्निश किया है जीएसटीआर1 में जिसपे आईटीसी से 6 लाख रुपीस। तो क्या ये 6 लाख का पूरा क्रेडिट मिल जाएगा, यस। जो इनवॉइसेस डेबिट नोट सप्लायर ने फर्निश कर दिया जीएसटीआर1 में या यूजिंग आईएफएफ, उसका तो हमको पूरा क्रेडिट मिल जाएगा 6 लाख रुपए का, कोई दिक्कत नहीं है। Compute the ITC that can be claimed by Mr. Vijay in GSTR3B for the month of October to be filed by 20th November, assuming GST of 10 lakh is otherwise eligible। टोटल ITC कितना है आपका, 10 लाख रुपए का, 80 इनवॉइसेस पे 6 लाख का है, तो बचे कितने, 20 इनवॉइसेस पे 4 लाख रुपए का आईटीसी और आएगा। 4 लाख रुपए का जो आईटीसी है उसका आपको क्या पूरा क्रेडिट मिल जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। कितना मिलेगा, 5% ऑफ एलिजिबल आईटीसी ऑफ इनवॉइसेस डेबिट नोट जो कि फर्निश कर दिया है। तो 5% ऑफ व्हाट रहेगा, 6 lakhs रहेगा। 5% ऑफ 6 lakhs कम्स टू 0.3 lakhs। ठीक है, तो आपको टोटल क्रेडिट आपको कितना मिलेगा, 6 लाख, जो कि पूरा तरह से अपलोड कर दिया गया है, फर्निश कर दिया गया है सप्लायर के द्वारा, वो पूरा मिल जाएगा। जो फर्निश नहीं किया है 4 लाख का, उसका आपको कितना मिलेगा, खाली 0.3 लाख मिलेगा। 20% ऑफ 6 lakhs की लिमिट है, दैट इज अपर लिमिट, उतना आपको मिलेगा। तो आपका आईटीसी क्या एलिजिबल होगा, 6.3 lakhs। आप आईटीसी क्या ले सकते हो, क्रेडिट क्या ले सकते हो, 6.3 लाख का ले सकते हो। इन द अबव इलस्ट्रेशन व्हेन कैन मिस्टर विजय अवेल द बैलेंस आईटीसी, वो बैलेंस आईटीसी कब ले सकते हैं। अब आपका बैलेंस आईटीसी भाई कितना बचा, 4 लाख का यहाँ पे क्या था, आईटीसी इन्वॉल्व था, 0.3 लाख का उसने ले लिया, बैलेंस आईटीसी बचा 3.7 lakhs का। तो सवाल क्या है, सवाल यह है कि भाई 3.7 lakhs का आईटीसी कब मिलेगा, 3.7 lakhs का आईटीसी के लिए वो कब एलिजिबल होगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है, टैक्स पेयर में अवेल फुल आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ टैक्स पीरियड as and when invoices are furnished by supplier to the extent of ITC eligible ITC divided by 1.05। सिंपल फॉर्मूला है, जो भी आपका एलिजिबल आईटीसी डिवाइडेड बाय 1.05 आप कर लो, जब आपका क्या हो जाएगा, वो आप फुल आईटीसी ले सकते हो जब इतनी इनवॉइसेस सप्लायर ने फर्निश कर दी। देयरफॉर मिस्टर विजय में अवेल द फुल आईटीसी ऑफ 10 लाख इन रिस्पेक्ट ऑफ द मंथ ऑफ अक्टूबर एज एंड व्हेन इनवॉइसेस आर फर्निश्ड बाय सप्लायर टू द एक्सटेंट ऑफ 9.523 lakhs। कैसे निकला ये, 10 लाख को डिवाइड करो भाई, 10 लाख क्या है आपका आईटीसी का अमाउंट है, डिवाइडेड बाय 1.05 करो,
तो 9.523 की इनवॉइसेस जैसे ही अपलोड होगी वैसे ही आप 10 लाख का आईटीसी ले सकते हो। क्यों मैम ऐसा? 9.523 बेटा, उस पर 5% और ऐड कर लो तो 10 लाख आ जाता है। तो 10 लाख का आईटीसी आप कब ले सकते हो? उल्टी बात करो तो जो भी आईटीसी है आपका डिवाइडेड बाय 1.05। अभी क्वेश्चन क्या है? 3.7 का आईटीसी आप जो बैलेंस है यहाँ 4 माइनस 0.3, ये आईटीसी आप कब ले सकते हो? सवाल ये है। तो hence balance ITC of 3.7 can be availed by Mr. Vijay as and when the supplier furnished some of the invoices for the month of October, जिसमें ITC कितना है? 3.523 लाख out of outstanding invoices of 4 lakhs। so यहाँ पे कितना आईटीसी बच गया भाई उनका लेने का? 3.7 lakhs का। तो 3.7 डिवाइडेड बाय 1.05 करो, मतलब 3.523 lakhs की इनवॉइसेस जैसे ही इनवॉइस अपलोड हुई तो भाई 3.523 का तो ले ही लोगे और 5% ऑफ 3.523 का ले लोगे, टोटल कम्स टू 3.7 का। 3.7 का आईटीसी आप तब ले सकते हो जब 3.523 तक के की इनवॉइसेस अपलोड हो गई है। Out of outstanding invoices of 4 lakh, details of which have not been furnished, so 6 lakhs plus 3.523 lakhs, that is 9.523 की cumulative invoices जब भी अपलोड हो जाएगी तो यहाँ पे 10 लाख का पूरा क्रेडिट मिल जाएगा। Suppose supplier of Mr. Vijay upload 15 more invoices of 3.523 in the month of December. In such scenario, ITC that can be claimed by Mr. Vijay for the month of December will be 100% of 3.523 or 5% of 3.523, that means 3.7 lakhs. तो जब भी भाई ये पूछ रहे हैं, क्वेश्चन क्या पूछेगी? अक्टूबर का जो हमारा बैलेंस 3.7 का आईटीसी है कब ले सकते हैं? तो भाई जैसे ही 3.7 डिवाइडेड बाय 1.05 की इनवॉइसेस अपलोड हुई आप ले सकते हो। 100% ऑफ 3.523 तो मिल ही जाएगा और 5% ऑफ 3.523 ले लेंगे तो टोटल कम्स टू 3.7 का आप ले लोगे। अगर दिसंबर में अपलोड हो गई 3.523 की तो ले सकते हैं। पूछ सकते हैं बेटा, अमेंडमेंट है, आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है, कहीं भी पूछ सकता है, सिंपल सा क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। Therefore, Mr. Vijay will be able to avail balance ITC of 3.7 in the month of December. Next question देखेंगे। Mr. Ajay, registered supplier, receives 100 invoices for inward supply of goods or service involving GST of 10 lakhs. तो मिस्टर अजय को क्या मिली? इनवॉइसेस मिली, इनवर्ड सप्लाई कुछ परचेज किया होगा, जीएसटी जिसपे 10 लाख रुपए लग के आया फ्रॉम वेरियस सप्लाई ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर। आउट ऑफ 100 इनवॉइस 85 इनवॉइस इन्वॉल्विंग जीएसटी ऑफ 9.8 लाख हैव बीन फर्निश्ड बाय सप्लायर इन जीएसटीआर1। तो 85 इनवॉइसेस जो है क्या किया यहाँ पे सप्लायर ने फर्निश कर दिया जीएसटीआर1 में, जिसपे आईटीसी कितना है बेटा? 9.8 लैक्स। 9.8 लैक्स का आईटीसी है, वो तो आपको 100% क्रेडिट मिल जाएगा भाई। कंप्यूट द आईटीसी दैट कैन बी क्लेम बाय मिस्टर विजय इन 3B फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर टू बी फाइल्ड बाय 20th नवंबर, अज्यूमिंग दैट जीएसटी ऑफ 10 लाख इज अदरवाइज एलिजिबल। अदरवाइज एलिजिबल मतलब बाकी सारी कंडीशन फुलफिल हो रही होगी, ठीक है। तो 85 इनवॉइसेस जो है इस पे कितना लग के आया आईटीसी? 9.8 लैक्स का। सप्लायर ने अपने जीएसटीआर1 में फर्निश कर दिया, गवर्नमेंट को कोई दिक्कत ही नहीं है, सप्लायर ने फर्निश कर दिया, गवर्नमेंट ने बोला आप भाई हाई यहाँ परचेजर आप ले सकते हैं, बिल्कुल मिस्टर अजय 100% क्रेडिट, 9.8 का पूरा क्रेडिट मिल जाएगा। अब टोटल इनवॉइस कितनी दी हुई है? 100, उसमें से 85 में आईटीसी 9.8 लाख का है, तो ऑब्वियसली बैलेंसिंग फिगर 15 इनवॉइसेस पे आईटीसी कितना होगा? 0.2 लाख का। 10 माइनस 9.8 लाख, 0.2 लाख का आईटीसी वो कब ले सकता है? तो भाई अब अपर लिमिट क्या है? अपर लिमिट है बेटा 9.8 का 20%, सॉरी 5%। 9.8 लाख जो आपका आईटीसी है उसका 5%, ठीक है। बट आपका जो आईटीसी है वो उससे कम ही है। 9.8 का 5% निकालेंगे तो हमारा आएगा 0.49 लाख, बट हमारा एक्चुअल आईटीसी कितना है? 0.2 लाख। उससे ज्यादा थोड़ी ना लेंगे, उससे ज्यादा थोड़ी ना लेंगे। तो 0.2 लाख का आप ले सकते हो कि? हाँ बिल्कुल ले सकते हो। 0.49 इज द अपर लिमिट, 0.49 का लेना नहीं भैया, एक्चुअल आईटीसी ज्यादा लेना नहीं है, 5% की लिमिट उसके लिए नहीं है, दैट इज द अपर लिमिट, बट इट शुड बी सब्जेक्ट टू एक्चुअल आईटीसी, इट शुड बी सब्जेक्ट टू एक्चुअल आईटीसी। एंड यहाँ पे फिर ये नोट्स वगैरह दिए हैं आपको भी एग्जाम में लिखने अगर आए तो, ठीक है। तो छोटा सा अमेंडमेंट है, कुछ भी नहीं, ये सारे प्रॉब्लम्स हमने क्लास में किए थे, बट यहाँ पे उस टाइम पे जब हमने पढ़ा होगा 10% का था, अभी अमेंडमेंट होकर के क्या हो गया है? इसको 5% आ गया है। जिन लोगों ने अभी अपडेटेड क्लासेस ले रहे हो बेटा दिसंबर 21 के लिए, जो टोटली अपडेटेड है, उनको ये अमेंडमेंट्स अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पे क्या बात हुई? ये
जो अमेंडमेंट आया वो क्या आया है, 10% जो था उसको 5% कर दिया। आपको याद हो तो पहले ये 20% था, 20 से 10 हुआ था, 10 से अभी इसको 5 कर दिया। दैट इज द ओनली अमेंडमेंट। इसके अलावा जो भी सर्कुलर्स एंड ऑल हमने पढ़ा था इसके साथ में वो वही है। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो जो इनवॉइसेस डेबिट नोट सप्लायर ने अपने GSTR1 में या यूजिंग IFF, अगर वो IFF यूज कर रहा है तो IFF के डिटेल प्रोविजन हम रिटर्न्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, क्या अमेंडमेंट है क्या नई चीज है। अपलोड कर दिया है, फर्निश कर दिया है, क्या कर दिया, फर्निश कर दिया है, उस केस में आपको उसका क्या मिल जाएगा, 100% ITC मतलब फुल ITC मिल जाएगा। और जो इनवॉइस डेबिट नोट्स सप्लायर ने फर्निश नहीं किया है इन GSTR1 और IFF, उस केस में आपको क्या मिलेगा, 5% ऑफ एलिजिबल ITC। व्हाट डू मीन बाय एलिजिबल, ये जो ITC रहेगा एलिजिबल वाला, इसका 5% तक का अपर लिमिट है, बट सब्जेक्ट टू एक्चुअल ITC, बट सब्जेक्ट टू एक्चुअल ITC। ठीक है, आई होप दिस अमेंडमेंट इज क्लियर। नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, नया रूल आया बेटा 86B। न्यू रूल इंसर्ट किया गया है 86B। देखेंगे क्या है, बहुत ही सिंपल सा है, इंपॉर्टेंट है, ये दोनों अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। With effect from 1/1/21, a new rule 86B has been inserted in CGST rules to restrict the amount available in electronic credit ledger। क्या कर रहा है ये, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है आपका, क्या रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, द अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर which a registered person can use to discharge his output tax liability to 99% of such tax liability in case where the value of taxable supply other than exempt supply and zero rated supply in a month exceeds 50 lakh. This rule overrides all other rules. तो क्या बात हुई हमारी यहाँ पे, भाई ये जो रूल है 86B, ये क्या बोलता है कि भाई जो आपका पैसा पड़ा है कहाँ, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है रूल 86B। बोल रहा है कि भाई रजिस्टर्ड पर्सन क्या कर सकता है, it restricts the amount available in electronic credit ledger which a registered person can use to discharge his output tax liability, कितना, to 99% of tax liability। आप 99% तक के ही पैसा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का यूज कर सकते हो अपनी लाइबिलिटी डिस्चार्ज करने के लिए। हर केस में नहीं 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 नहीं, किसके लिए आया, जिनका टैक्सेबल सप्लाई, जिनका टैक्सेबल सप्लाई अदर देन एग्जेम्प्ट एंड जीरो रेटेड सप्लाई, जीरो रेटेड और एग्जेम्प्ट सप्लाई की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, जिनका टैक्सेबल सप्लाई एक महीने में जिनका टैक्सेबल सप्लाई क्या कर रहा है, 50 लाख से ज्यादा है, बड़े लोगों की बात हो रही है, जिनका टैक्सेबल सप्लाई एक महीने में 50 लाख से ज्यादा है, वो अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का कितना यूज कर सकते हैं, 99% तक ही यूज कर सकते हैं यहां पे, क्या, लायबिलिटीज डिस्चार्ज करने के लिए। बाकी 1% पैसा कैश में देना पड़ेगा। एंड ओवरराइडिंग इफेक्ट है, दिस रूल ओवरराइड्स ऑल अदर रूल्स। ठीक है, सो इट इंप्लाइज, क्या बोलता है इन सिंपल वर्ड्स अगर बात करें, a registered person shall not use the amount available in electronic credit ledger to discharge his liability towards output tax in excess of 99% of such tax liability in case where the value of taxable supply other than exempt and zero rated supply exceeds in a month 50 lakhs। सिंपल वर्ड्स में वही बात है कि भाई रजिस्टर्ड पर्सन को इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का में जो पैसा पड़ा है उसको यूज नहीं करना है लाइबिलिटी डिस्चार्ज करने के लिए इन एक्सेस ऑफ 99%, मतलब 99% तक के तो यूज कर सकते हैं। क्या ये रिस्ट्रिक्शन सबके लिए है, नहीं भाई, बताया तो किसके लिए है, ये रिस्ट्रिक्शन मैम सिर्फ उसके लिए है जिसका टैक्सेबल सप्लाई एक महीने में 50 लाख रुपए से ज्यादा है। एग्जाम्पल से समझेंगे, द टोटल वैल्यू ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ रमन एंड सन्स फॉर अ मंथ ऑफ फेब 2021 इज 100 lakhs। क्या हुई, इंटरस्टेट सप्लाई रमन एंड सन्स की क्या हो गई भाई फेब में कितनी, 100 lakhs। सप्लाई इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 18%, मतलब टैक्सेबल सप्लाई है। सो भाई टैक्सेबल सप्लाई बंदे की कितनी है यहाँ पे, टैक्सेबल सप्लाई मैम यहाँ पे इसकी 100 lakhs है, 18% से है, मतलब टैक्स कितना आता है उस पर, 18 लाख रुपए, सिंपल वर्ड्स। So the total output tax liability of Raman and Sons is 18 lakhs. Amount available in electronic credit ledger is 20 लाख। भाई टैक्स कितना आया, आउटपुट टैक्स 18 लाख। ठीक है, पैसा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में भले 20 लाख रुपए रखा हुआ है,
इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस 20 लाख रुपए है ऑलरेडी. In terms of restriction imposed by Rule 86B, Raman and Sons can discharge 99% of output tax liability. That means 18 lakh का 99%, 17,82,000 rupees. From the amount available in electronic credit ledger, however, it has to mandatorily discharge the balance 1% of output tax liability, that is 18,000. 18 lakh का 1% through electronic cash ledger only. बाकी का 1% उसको कैसे देना पड़ेगा? कैश में ही देना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि उसकी टैक्सेबल सप्लाई महीने की कितनी थी? 50 लाख रुपए से ज्यादा थी, 100 लाख रुपीस थी. तो उसको ये रिस्ट्रिक्शन लगा कि भाई इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो पैसा पड़ा है आपको सिर्फ 99% तक ही यूज कर सकते. 1% मैंडेटरीली आपको क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करना पड़ेगा. सो 18 लाख का 1%, यहाँ पे 18,000 रुपीज जो है उसको क्या करना पड़ेगा? कैश में पे करना पड़ेगा. उसको कैश में पे करना पड़ेगा. ठीक है, ये तो बेसिक रूल हो गया. बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस है. फिर एक्सेप्शंस है मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं अप्लाई होंगे किस केसेस में? द रिस्ट्रिक्शन शैल नॉट अप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस. कौन से हैं देखते हैं. वेयर द सेड पर्सन, प्रोप्राइटर, कर्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर, एनी ऑफ द टू पार्टनर्स, होल टाइम डायरेक्टर, मेंबर ऑफ मैनेजिंग कमिटी ऑफ एसोसिएशन और बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, एज द केस में भी. यहाँ पे प्रोप्राइटर हो सकता है, एचयूएफ है तो कर्ता हो सकता है, कंपनी है तो मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म में एनी ऑफ टू पार्टनर्स हो सकते हैं. यहाँ पे एज द केस में भी, एज द केस में भी क्या बोला कि भाई इनमें से किसी ने मे हैव पेड मोर देन 1 लाख एज इनकम टैक्स इन ईच ऑफ द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर. पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में क्या किया भाई? इन्होंने 1 लाख रुपए से ज्यादा इनकम टैक्स पे किया, तो फिर इनको रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा. क्या किया? इनकम टैक्स पे किया कितना? मोर देन 1 लाख, 1 लाख रुपए से ज्यादा, मोर देन 1 लाख. ठीक है, 1 लाख 1 रुपए और उसके आगे पहुंच गए तो अगर पिछले दोनों सालों में यहां पे क्या किया? इनमें से पिछले दोनों सालों में उन्होंने 1 लाख से ज्यादा का इनकम टैक्स पे किया है तो रिस्ट्रिक्शन नहीं अप्लाई होगा. तो रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगा. सेकेंड केस में कब अप्लाई नहीं होगा? जहां पे रजिस्टर्ड पर्सन को रिफंड मिला है 1 लाख से ज्यादा पिछले साल में. पिछले साल में क्या मिला है? रिफंड मिला है 1 लाख से ज्यादा. किस चीज का? ऑन अकाउंट ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी. ऑन अकाउंट ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी. जो आईटीसी का बैलेंस पड़ा रहता है, जो यहां पे अनयूटिलाइज्ड आईटीसी होता है जिसका रिफंड मिलता है. किस केस में मिलता है? जीरो रेटेड सप्लाई मेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स. जीरो रेटेड सप्लाई मतलब क्या होता है कि भैया तो आपने एक्सपोर्ट कर दिया या एसईजेड को सप्लाई किया है. कैसे? विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स. ठीक है, और आपके पास क्या होता है भाई? एक्यूमुलेटेड आईटीसी पड़ा है. या इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाले हो. इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर पड़ा था, क्या होता है? वेयर द रेट ऑन आउटपुट इज लेस देन रेट ऑफ इनपुट. भाई मेरे इनपुट तो आ रहे हैं 18% पे, आउटपुट टैक्स हो रहे हैं 5% पे, तो मेरे पास हमेशा आईटीसी ज्यादा रहेगा. तो वो आईटीसी का मैं क्या करूंगी? मैं रिफंड ले सकती हूँ क्या? यहाँ बिल्कुल रिफंड्स के चैप्टर में पढ़ा था. अनयूटिलाइज आईटीसी का 2 केसेस में रिफंड ले सकते हैं. कौन से? जीरो रेटेड सप्लाई के केस में, यहाँ पे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में. तो इन दोनों भी केस में अगर आपको रिफंड मिला है अनयूटिलाइज आईटीसी का पिछले साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा, तो ये 99% का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगता. रिस्ट्रिक्शन नहीं लगता मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जितना पैसा पड़ा है आप यूज कर सकते हो आपकी लायबिलिटी डिस्चार्ज करने के लिए. ठीक है, ये सब कंसेप्ट हमने पढ़े हुए हैं. अभी सिर्फ हम अमेंडमेंट्स क्या है वो समझ रहे हैं. इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, जीरो रेटेड सप्लाई, बाय हार्ट होना चाहिए आप सब. Whether registered person has discharged his liability towards output tax through electronic cash ledger for an amount which is in excess of 1% of total output tax liability applied cumulatively up to the said month in the current financial year. क्या हुआ है? रजिस्टर्ड पर्सन ने बेटा डिस्चार्ज की है लाइबिलिटी उसकी आउटपुट टैक्स की through electronic cash ledger for an amount which is in excess of 1% of total output tax liability applied cumulative up to the said month in the current financial year. आपने ऑलरेडी कैश में इतना पैसा डिस्चार्ज कर दिया है जो कि 1% से ज्यादा है, जो भी क्यूमुलेटिवली इस महीने तक के अप्लाई किया. अभी समझ लो साल के 7 महीने चले गए, आपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अभी तक कितना पैसा डिस्चार्ज कर दिया है जो कि जो अभी तक की क्यूमुलेटिव लाइबिलिटी आती है उसके 1% से ज्यादा है, उसके 1% से ज्यादा है, तो फिर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा ऑब्वियसली. वापस से पढ़ेंगे. वेदर रजिस्टर्ड पर्सन ने क्या किया है?
डिस्चार्ज कर दिया उसकी लाइबिलिटी टूवर्ड्स आउटपुट टैक्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। कैश में उसने ऑलरेडी डिस्चार्ज कर दिया एक अमाउंट जो क्या है, दैट इज इन एक्सेस ऑफ 1% ऑफ टोटल आउटपुट लाइबिलिटी अप्लाइड क्यूमुलेटिवली अप टू द सेड मंथ। इस महीने तक के फॉर एग्जांपल मेरी क्या हुई, 18 लाख रुपए की टैक्स पे करने की लाइबिलिटी आती है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी 2 लाख रुपए फॉर एग्जांपल कैश में पे कर दिए। 18 लाख तक के की मेरी हर महीने की समझ लो 1 लाख, कभी 2 लाख, कभी 3 लाख, ऐसे करके मेरी 18 लाख की टोटल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आती है। टोटल आउटपुट टैक्स कितनी आती है मेरी, 18 लाख। तो मैंने कैश में ऑलरेडी फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए डिस्चार्ज कर दिए, अभी तक के 2 लाख डिस्चार्ज कर दिए। मेरे को कितना करना चाहिए था, 1%, 18,000 रुपए तक। मैंने ऑलरेडी 2 लाख रुपए कैश में डिस्चार्ज कर दिए, तो फिर मेरे को रिस्ट्रिक्शन नहीं लगता, मैं पूरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का पैसा यूज कर सकती हूँ। एंड लास्ट, where the registered person क्या है, गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, लोकल अथॉरिटी और स्टैच्यूटरी बॉडी। तो रजिस्टर्ड पर्सन क्या है भाई, या तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, लोकल अथॉरिटी है या स्टैच्यूटरी बॉडी है, तो भी ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगता। मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का पैसा पूरा यूज कर सकते हैं towards discharging output tax liability. However, the commissioner or any officer authorized by him मतलब authorized by commissioner in this behalf may remove the said restriction after such verification and safeguard as he may deem fit. तो कमिश्नर या कमिश्नर से जो भी ऑथराइज होगा ऑफिसर, उसको ये पावर दिया गया है कि चाहे तो ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाया है 99% वाला, वो रिमूव कर सकता है, उसके पास ये पावर है आफ्टर सच वेरिफिकेशन एंड सेफगार्ड, जो भी उसको ठीक लगते हैं। ठीक है, तो ये क्या अमेंडमेंट था भाई, ये अमेंडमेंट बहुत सिंपल था। रूल 86B जो है वो नया इंसर्ट किया गया है, जिसने क्या बोला कि भाई जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पैसा पड़ा है आपके, उसको 99% तक के ही यूज कर सकते हैं। कौन लोग, जिनका टैक्सेबल सप्लाई एक महीने में क्या हो रहा है, 50 लाख रुपए से ज्यादा है, वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का पैसा उनको कितना यूज करना है, 99% तक के यूज कर सकते हैं बस। बट कुछ लोगों के लिए रिलैक्सेशन दिया हुआ है। किन के लिए रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि भाई अगर यहाँ पे जो भी पर्सन है, प्रोप्राइटर है, करता है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, एनी ऑफ द 2 पार्टनर्स है, होल टाइम डायरेक्टर है, मेंबर है मैनेजिंग कमेटी का, एसोसिएशन का या बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का, उसने 1 लाख रुपए से ज्यादा इनकम टैक्स पे किया है पिछले 2 सालों में, मतलब जो ड्यू डेट्स चली गई होंगी रिटर्न्स की, इनकम टैक्स रिटर्न की, उन 2 सालों में क्या किया, 1 लाख रुपए से ज्यादा इनकम टैक्स पे किया, या रिफंड मिल गया भाई 1 लाख रुपए से ज्यादा पिछले साल में। किस चीज का रिफंड, मैं कैश के रिफंड की बात नहीं कर रही हूं। रिफंड किसका, अनयूटिलाइज्ड आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई मेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, या सेकेंड इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। तीसरी बात हुई भाई अप्लाइड क्यूमुलेटिवली, मैंने तो इस महीने तक 1% से ज्यादा जो है टैक्स, जो है आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी जो है मेरी, वो मैंने कैश में पे कर दी है, जो भी होती है। या रजिस्टर्ड पर्सन या गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, लोकल अथॉरिटी है या स्टैच्यूटरी बॉडी है। ये चारों केसेस में भाई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगता है। रिस्ट्रिक्शन नहीं लगता मतलब ये लोग इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का पैसा पूरा यूज कर सकते हैं। कमिश्नर को पावर दिया है, क्या कमिश्नर को भाई पावर दिया है इसमें कि अगर उसको ऐसा लगता है यहाँ पे, वो खुद कर सकता है या किसी ऑफिसर को ऑथराइज कर सकता है कि वो रिमूव कर सकता है ये रिस्ट्रिक्शन। तो आईटीसी के चैप्टर में हमने 2 रिस्ट्रिक्शंस, यहाँ पे 2 अमेंडमेंट्स हमने पढ़े। एक रूल 36(4) है, उसमें अमेंडमेंट हुआ है। उसमें क्या बोला कि भाई जो इनवॉइस डेबिट नोट सप्लायर ने फर्निश कर दिया है यूजिंग GSTR1 या IFF, इसका तो आप फुल आईटीसी ले सकते हो। बट जो इनवॉइस डेबिट नोट सप्लायर ने नहीं फर्निश किया है इन GSTR1 या यूजिंग IFF, उसका आईटीसी आपको मिलेगा 5% ऑफ एलिजिबल आईटीसी। ये हुई एक बात। सेकेंड अमेंडमेंट कहां पे आया मैम, बेटा सेकेंड अमेंडमेंट कहां पे आया, बहुत ही सिंपल सा सेकेंड अमेंडमेंट है। रूल 86B इंसर्ट हुआ, जिसने बोला कि भाई बड़े लोगों की बात कर रहा हूं जिनका टैक्सेबल सप्लाई 50 लाख रुपए से ज्यादा है महीने का, आई रिपीट मंथ का, तो उनको क्या बोला कि भाई आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का पैसा कितना यूज कर सकते हो, 99% तक।
99% तक, 1% आपको कैश में देना पड़ेगा। हावेवर उसमें कुछ एक्सेप्शंस आए, जैसे कि अगर इनकम टैक्स आपने पे किया है कितना 1 लाख रुपए से ज्यादा पिछले 2 सालों में, रिफंड आपको मिला है कितना 1 लाख रुपए से ज्यादा पिछले सालों में ऑन अकाउंट ऑफ अनयूटिलाइज आईटीसी, किस चीज का, जीरो रेटेड सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स का, या सेकेंड चीज क्या है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का। थर्ड बोला कि भाई आप क्या हो यहाँ पे, आप यहाँ पे अगर किसी भी केस में 1% ऑफ टोटल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी से ज्यादा आपने ऑलरेडी डिस्चार्ज कर दिया अप्लाइड क्यूमुलेटिवली, तो भी ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा। और चौथा, आप क्या हो भाई, आप हो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पीएसयू, लोकल अथॉरिटी या स्टैच्यूटरी बॉडी, तो भी आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये बेटा हुए किसके, आईटीसी के अमेंडमेंट्स। बहुत ही सिंपल थे, हमने 2-3 बार रिवाइज किए क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और एग्जाम में आने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट के अमेंडमेंट हुए और अभी हम हमारा डिस्कशन इस चैप्टर का यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर के अमेंडमेंट का। सो विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर। थैंक यू फॉर नाउ।